हेलो क्लास। हम लोग आज बात करेंगे सेकंड यूनिट जो कि है फिलॉसफी ऑफ द बॉडी, माइंड, सोल, स्पिरिट एंड स्पिरिचुअल बॉडी। यानी शरीर, मन, आत्मा, चेतना और आध्यात्मिक शरीर का दर्शन। यानी शरीर का दर्शन क्या है, शरीर की फिलॉसफी क्या है, माइंड की फिलॉसफी क्या है, सोल की फिलॉसफी क्या है, स्पिरिट की फिलॉसफी क्या है। स्पिरिट मीन्स कॉन्शियसनेस, चेतना की फिलॉसफी क्या है, स्पिरिचुअल बॉडी की फिलॉसफी क्या है, इन सब का दर्शन क्या है, इनको हम लोग अलग अलग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं फिलॉसफी ऑफ द बॉडी। फिलॉसफी ऑफ द बॉडी। द फिलॉसफी ऑफ द बॉडी इज द स्टडी ऑफ द ह्यूमन बॉडी इन रिलेशन द लाइफ, हेल्थ, माइंड एंड स्पिरिट। शरीर का दर्शन जीवन, स्वास्थ्य, मन और चेतना के संदर्भ में मानव शरीर का अध्ययन है। फिलॉसफी ऑफ द बॉडी क्या है, इसको जीवन क्या है, स्वास्थ्य क्या है, मन क्या है, चेतना क्या है, इसके संदर्भ में शरीर को समझना शरीर का दर्शन है। यानी शरीर से जीवन प्राप्त होता है, कितना जीवन होता है, स्वास्थ्य कैसे मिलता है, चेतना क्या होती है शरीर में, मन कैसे होता है, क्या होता है, कहाँ होता है, ये सब किसमें, शरीर की फिलॉसफी में समझते हैं। इट सीक्स टू अंडरस्टैंड द पर्पस, सिग्निफिकेंस एंड फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी बियॉन्ड इट्स फिजिकल स्ट्रक्चर। यह शरीर की भौतिक संरचना से परे उसके उद्देश्य, महत्व और कार्य प्रणाली को समझने का प्रयास करता है। तो शरीर की भौतिक संरचना से परे, भौतिक संरचना से परे उसके उद्देश्य क्या है, शरीर का उद्देश्य क्या है, क्या महत्व है, उसकी कार्य प्रणाली क्या है, कैसे कार्य करता है, उसको समझने का प्रयास है। किसमें, इस फिलॉसफी ऑफ बॉडी। डिफरेंट फिलोसफिकल ट्रेडिशंस इंक्लूडिंग वेस्टर्न फिलोसफी, इंडियन फिलोसफी, योगा, आयुर्वेद एंड नेचुरोपैथी रिगार्ड द ह्यूमन body as an essential instrument for experiencing life, achieving health, and attaining spiritual growth. पश्चिमी दर्शन, भारतीय दर्शन, योग, आयुर्वेद और प्राकृतिक चिकित्सा विज्ञान यानी नेचुरोपैथी जैसी विभिन्न दार्शनिक परंपराएं मानव शरीर को जीवन का अनुभव करने, स्वास्थ्य प्राप्त करने और आध्यात्मिक विकास हासिल करने के लिए एक आवश्यक साधन मानती हैं। तो जो मनुष्य का शरीर है, मनुष्य का शरीर है, मनुष्य का जीवन है, स्वास्थ्य है, आध्यात्मिक विकास है, इन सबको कैसे प्राप्त किया जा सकता है, इनको जानने का प्रयास करता है। चाहे पश्चिमी दर्शन हो, भारतीय दर्शन, योग, आयुर्वेद, इन सब के माध्यम से, इन दार्शनिक परंपराओं के माध्यम से मानव शरीर को जीवन का अनुभव करने, स्वास्थ्य प्राप्त करने, आध्यात्मिक विकास हासिल करने के लिए एक आवश्यक साधन मानती हैं। Rather than viewing the body as a mere collection of organs and tissue, the philosophy of the body emphasizes its unity with the mind, emotion and soul. शरीर को केवल अंग और ऊतक का समूह मानने के बजाय शरीर का दर्शन, तो शरीर को केवल ये समझना कि ये कुछ ऑर्गन्स, कुछ सिस्टम, कुछ टिश्यू, कुछ सेल मिलके एक शरीर बन गया है, ये समझने की बजाय ये समझना शरीर का दर्शन मन, भावनाएं और आत्मा के साथ इसकी एकता पर जोर देता है। जो बॉडी की फिलॉसफी है वो इस पे जोर नहीं देती है कि आपका बॉडी टिश्यू से, ऑर्गन से, सेल से मिलके बनी है, नहीं, ये आपके इमोशंस, आपके माइंड, आपके इमोशंस, आपकी सोल, इनकी एकता पर, ये कैसे एक हो, इनमें यूनिटी कैसे हो, इस पर जोर देती है। या ये कहे कि ये योग की बात करती है, हमारे मन, हमारी इमोशंस, हमारी आत्मा, इनको एक का आकार कर देना,
यही योग होता है। तो इनको समझने का प्रयास करती है ह्यूमन फिलॉसफी ऑफ बॉडी। द ह्यूमन बॉडी इज अ रिमार्केबल क्रिएशन कैपेबल ऑफ ग्रोथ, अडेप्टेशन, सेल्फ रेगुलेशन एंड सेल्फ हीलिंग। मानव शरीर एक अद्भुत रचना है जो विकास, अनुकूलन, स्वनियमन और स्व उपचार में सक्षम है। तो मनुष्य का शरीर एक अद्भुत रचना है। मनुष्य का मतलब ऐसी कहावत कही गई कि मनुष्य का जन्म जो है वो हीरा जन्म है। मनुष्य का जन्म हीरा जन्म है। वो अलग बात है कि हम इसको तरह तरह के इस पर अत्याचार करके, कभी कोई नशा करता है तो कभी तमाम तरह की एक्टिविटी करके, कभी बहुत ज़्यादा काम करता है तो कभी तमाम तरह के चीज़ों से माध्यम से इसको ख़राब कर लेते हैं। नहीं तो शरीर जो है हमारा वो अद्भुत है। शरीर की रचना अद्भुत है। शरीर जो कि विकास, अनुकूलन और सेल्फ रेगुलेशन यानी और सेल्फ हीलिंग, हमारा शरीर क्या है, डेवलपमेंट भी करता है, विकास भी करता है, उसमें क्रिएशन भी होता है। सेल डैमेज होते हैं, सेल बनते भी हैं। ये अलग से हमको कोई मशीन नहीं फिट करनी पड़ती है इसके लिए, ये अपने आप शरीर में हो रहा है। सेल्फ रेगुलेशन खुद चलती रहती है, इसमें रेगुलेटरी बनी हुई है। ऐसा नहीं किडनी को चलाने के लिए अलग मशीन लगानी पड़ी हो हमको, हार्ट को चलाने के लिए अलग मशीन लगानी पड़ती हो, इंटेस्टाइन को चलाने के लिए अलग मशीन चलानी पड़ती हो, खाने को पचाने के लिए अलग मशीन लगानी पड़ती हो। नहीं, ये सेल्फ रेगुलेशन है, इसमें खुद चलती रहती है हमारा शरीर। और सेल्फ हीलिंग की प्रोसेस भी है इसमें। हमारा शरीर में खुद को ठीक करने की क्षमता है, खुद को ठीक करने की क्षमता है हमारे शरीर में। यदि हम नेचुरोपैथी में आगे पढ़ेंगे इसको, नेचुरोपैथी में यही सब पढ़ना है कि अपने खुद शरीर को खुद कैसे बिना किसी दवाई के, बिना किसी बाहरी एलिमेंट्स के हम कैसे अपने शरीर को स्वस्थ रख सकते हैं। या शरीर जिन तत्वों से बना है उन्हीं तत्वों के माध्यम से, उन्हीं एलिमेंट्स के माध्यम से हम खुद को कैसे ठीक कर रख सकते हैं, ये हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो शरीर में एक क्रिएशन है, इसकी अडेप्टेशन है, ग्रोथ की क्षमता है, इसमें सेल्फ रेगुलेशन है, सेल्फ हीलिंग है और शरीर एक अद्भुत रचना है। एवरी सेल, टिश्यू, ऑर्गन एंड सिस्टम वर्क इज हार्मनी टू मेंटेन हेल्थ एंड सस्टेन लाइफ। स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए, जीवन को कायम रखने के लिए हर एक कोशिका, हर एक टिश्यू, हर एक सेल, हर एक ऑर्गन्स एक साथ कार्य कर रहे हैं और सभी का आपस में सामंजस्य बना हुआ है। सभी की आपस में सामंजस्य बना हुआ है, हार्मनी को मेंटेन किए हुए हैं, सामंजस्य को मेंटेन करे हुए हैं। स्वास्थ्य बनाए रखे, शरीर स्वस्थ रहे, जीवन चलता रहे, इसके लिए हमारा शरीर हमेशा लगा रहता है, काम करता रहता है। लेकिन हम क्या करते हैं, शरीर पे अत्याचार करके, शरीर पे तमाम तरह की शरीर को डस्टबिन बना दिया है। ये भी खा लें, वो भी खा लें, वो भी खा लें। अब शरीर को समझ में नहीं आता है कि हम क्या पचाएं पहले, क्या बचाएं बाद में, और किसी तरह का कोई कॉम्बिनेशन तो रहता नहीं है खाने पीने में। शरीर और बेकार हो जाता है और जल्दी डैमेज हो जाता है। यदि हम नेचुरल वे में अपनी लाइफ को जिएँ तो शरीर खुद का स्वास्थ्य बनाए रखने में सक्षम है, सेल्फ हीलिंग भी करता है और शरीर, सेल, टिश्यू, ऑर्गन मिलके स्वास्थ्य प्रणाली को आगे बढ़ाते हैं। अंडरस्टैंडिंग द फिलॉसफी ऑफ द बॉडी हेल्प अस appreciate its complexity and encourages us to live in accordance with natural law, promoting physical, mental, emotional and spiritual well-being. शरीर के दर्शन को समझने से हमें, शरीर की फिलॉसफी को समझने से हमें इसकी जटिलता की सराहना करने में मदद मिलती है। यानी कितना कॉम्प्लेक्स बनाया हुआ है बॉडी को, कितना कॉम्प्लेक्सिटी है इसमें मदद मिलती है और हमें प्राकृतिक नियम के अनुसार जीने के लिए प्रोत्साहित करती है।
यानी जैसे शरीर बनाया है नेचर ने, हमको वैसे ही जीना चाहिए, उसी वे में जीना चाहिए। यदि हम उसी वे में जीते हैं तो शरीर स्वस्थ रहता है। तो ये जब हम शरीर को समझ जाते हैं, उसके नियमों को समझ जाते हैं, तो हम नेचुरल वे में लाइफ को जीने का प्रयास करते हैं, जिससे शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक और आध्यात्मिक कल्याण को बढ़ावा मिलता है। शारीरिक स्वास्थ्य भी होता है, मानसिक स्वास्थ्य भी बेहतर रहता है, इमोशंस भी हमारे स्टेबल रहते हैं, बैलेंस में रहते हैं, और आध्यात्मिक विकास भी होता है। इन सारे कार्यों को बढ़ावा मिलता है यदि हम अपने शरीर की जटिलता को समझ जाते हैं, उस नेचुरल वे में अपने जीवन को जीते हैं। ठीक है, तो फिलॉसफी ऑफ बॉडी ये है। डेफिनेशन पढ़ते हैं हम लोग, डेफिनेशन क्या बताया गया है। द फिलॉसफी ऑफ द बॉडी रिफर्स टू द स्टडी ऑफ द नेचर, पर्पस एंड सिग्निफिकेंस ऑफ द ह्यूमन बॉडी and its relationship with the mind, soul, consciousness and the external environment। शरीर का दर्शन मानव शरीर की प्रकृति, उद्देश्य और महत्व तथा मन, आत्मा, चेतना और बाहरी वातावरण के साथ इसके संबंध के अध्ययन को संदर्भित करता है। यानी शरीर की जो फिलॉसफी है, फिलॉसफी ऑफ बॉडी, फिलॉसफी ऑफ द बॉडी, ये क्या, इसकी क्या उद्देश्य है? शरीर का दर्शन मानव शरीर की प्रकृति, हमारा नेचर क्या है, हमारे शरीर का नेचर क्या है, इसका ऑब्जेक्ट क्या है, उद्देश्य क्या है, पर्पस क्या है, इसका महत्व क्या है, इम्पोर्टेंस क्या है हमारी बॉडी की, हमारा मन, हमारी आत्मा, हमारी चेतना और जो भी बाहरी वातावरण है, इसके संबंध में, इसके संबंध के अध्ययन को संदर्भित करती है शरीर की फिलॉसफी। यानी शरीर के दर्शन के माध्यम से हम मन, आत्मा, चेतना, इनके साथ संबंध शरीर का और बाहरी वातावरण के साथ क्या संबंध है, इन सब को हम समझ पाते हैं। इट explain that the body is not merely a physical object but an integrated living system that reflects the unity of body, mind and spirit। यह बताता है कि शरीर केवल एक भौतिक वस्तु नहीं है, बल्कि एक एकीकृत जीवन प्रणाली है जो शरीर, मन और चेतना की एकता को दर्शाती है। यानी शरीर का दर्शन, बॉडी की फिलॉसफी क्या बताती है, यह केवल एक भौतिक वस्तु नहीं है, शरीर केवल एक भौतिक वस्तु नहीं है, बल्कि ये एक एकीकृत जीवन प्रणाली है। इसमें आपका मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, आत्मा, चेतना, इमोशंस, सारी चीज़ें इसमें मिली हुई हैं। तो ये एकीकृत जीवन प्रणाली है जो शरीर, मन और चेतना की एकता को दर्शाती है। यानी शरीर, मन और चेतना ये सब एक ही हैं, इनको दर्शाती है, इनको बताती है। कौन? बॉडी की फिलॉसफी, शरीर की दर्शन। नेचर ऑफ द ह्यूमन बॉडी, मनुष्य के शरीर का दर्शन क्या, नेचर क्या है? The human body is an highly organized biological system composed of trillions of cells that work together to perform various life functions। मानव शरीर एक बहुत ही व्यवस्थित जैविक सिस्टम है, बहुत ही व्यवस्थित, हाईली ऑर्गेनाइज्ड बायोलॉजिकल सिस्टम है, जैविक सिस्टम है, जो खरबों कोशिकाओं से बना है, अरबों खरबों कोशिकाओं से मिलकर बना है हमारा शरीर। कभी रहे होंगे हम यूनिसेलुलर, अब हम मल्टी सेलुलर हैं। हमारे मतलब हम जो चल रहे हैं, हमारे पीछे अरबों खरबों कोशिकाएं लगी हुई हैं, हमको चलाने के लिए, हमारे स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए, हमको मेंटेन करने के लिए अरबों खरबों कोशिकाएं लगी हुई हैं।
ये कोशिकाएं मिलकर जीवन की अलग अलग गतिविधियां करती हैं। ये कोशिकाएं जीवन की या शरीर की भी अलग अलग गतिविधियां करती हैं। खाना पचाने के लिए अलग कोशिकाएं काम करती हैं, हार्ट को पंप करने के लिए अलग कोशिकाएं काम करती हैं, लीवर का वाइल जूस बनता रहे ये अलग काम कोशिकाएं काम करती हैं, पैंक्रियाज में अलग कोशिकाएं काम करती हैं, किडनी फिल्टर करती रहे जो भी वेस्ट मटेरियल है बॉडी में वो अलग कोशिकाएं काम करती हैं, इंटेस्टाइन ऑब्जर्व करने की अलग कोशिकाएं काम करती हैं। यानी सारे शरीर की अलग अलग कोशिकाएं अलग अलग गतिविधियां करती हैं। खरबों कोशिकाएं हैं, हर कोशिका ग्रुप ऑफ सेल मिलकर टिश्यू बनाते हैं, अलग अलग टिश्यू अलग अलग काम करते हैं, अलग अलग सेल अलग अलग काम करते हैं, अलग अलग गतिविधि में भाग लेते हैं। और यही गतिविधियाँ हमारे शरीर की गतिविधियाँ ही हमारे मन, हमारे इमोशंस, हमारे स्पिरिचुअल एक्टिविटी में भी सहयोग करती हैं, भाग लेती हैं। इट इज़ कैपेबल ऑफ ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, अडेप्टेशन, रिपेयर एंड हीलिंग। शरीर में बढ़ने, प्रजनन करने, माहौल के अनुसार ढलने, मरम्मत करने और ठीक होने की क्षमता होती है। तो ये जो हमारा शरीर है ये ग्रोथ भी करता है, बढ़ता भी है, दिनों दिन इसमें ग्रोथ होता रहता है। मेटाबॉलिज्म, कैटाबॉलिज्म, एनाबॉलिज्म के माध्यम से शरीर में चीज़ें बनती रहती हैं, बिगड़ती रहती हैं। एनाबॉलिज्म बनाता है, कैटाबॉलिज्म उसको बिगाड़ता है। चीज़ें मेंटेन रहती हैं, जो वेस्ट मटेरियल होते हैं, खराब पदार्थ होते हैं, वो बाहर निकलते जाते हैं। प्रजनन करने की क्षमता, एक सेल से दूसरा सेल, दूसरे से तीसरा, ऐसे सेल में डिवीजन होता रहता है। वो भी एक तरह की क्या है, रिप्रोडक्शन की ही प्रक्रिया है। और मनुष्य खुद से भी रिप्रोडक्शन करता है। उस रिप्रोडक्शन में भी तो सेल ही काम करता है भाई। स्पर्म एक सेल है, ओवम एक सेल है, वो दोनों मिलके सेल मिलके और एक नए जीव का निर्माण कर देते हैं। तो रिप्रोडक्शन का भी कार्य करता है, शरीर में बढ़ने की, रिप्रोडक्शन करने की और माहौल के हिसाब से ढलने की। यानी जैसे वातावरण में हम गए, ठंडे वातावरण में गए, उस हिसाब से शरीर खुद को ढालने का प्रयास करता है और कुछ दिन बाद ढल जाता है, कुछ समय के बाद ढलने लगता है। गर्म वातावरण में गए तो उस हिसाब से खुद को शरीर ढालने लगता है। बहुत ज़्यादा बरसात के मौसम में, बरसात का मौसम आया, शरीर खुद को वैसे ढालने लगता है। यानी हर मौसम के हिसाब से, ठंडी, गर्मी, बरसात, जो भी ऋतुएं आती हैं, भारत में तो ऐसा कहते हैं कि 12 महीने की 12 ऋतुएं हैं, नहीं तो 6 ऋतुएं तो हेमंत, बसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद, ये सब तमाम ऋतुएं हैं जो उनके हिसाब से शरीर ढलता रहता है, बदलता रहता है, चलता रहता है। मरम्मत करने की क्षमता जो बताया था, एनाबॉलिज्म, कैटाबॉलिज्म, तो एनाबॉलिज्म चीज़ों को बनाता रहता है। ऐसा कहते हैं कि हमारी पूरी बॉडी लगभग 7 साल में शायद फिर से नई हो जाती है, क्योंकि हमारे सेल जो हैं वो बनते रहते हैं, पुराने जाते रहते हैं। तो एक बार ऐसा होता है कि पूरा शरीर एक बार में पूरा नए हो जाता है, पूरा सेल। 7 साल में या 9 साल में शायद कंफर्म नहीं है, लेकिन हाँ, पूरा बॉडी नई हो जाती है। तो इसमें मरम्मत करने की भी क्षमता होती है और ठीक होने की भी क्षमता, यानी हीलिंग पावर भी है इसके अंदर। हीलिंग प्रॉपर्टीज़ भी है इसके अंदर, पावर है जो खुद को हील करके, खुद को ठीक करके स्वस्थ रहता है, मेंटेन करता रहता है, स्वास्थ्य को बनाए रखता है। द बॉडी continuously interacts with the surrounding environment, receiving nutrients, oxygen and sensory information while eliminating waste product। शरीर लगातार अपने आसपास के माहौल के साथ संपर्क में रहता है। आसपास का जैसा माहौल है, जैसा वातावरण है, जहाँ हम रहते हैं, वहाँ का जो भी वातावरण, जो भी पर्यावरण है, उसके हिसाब से शरीर खुद को ढालता रहता है, उसके हिसाब से बदलता रहता है, उसके संपर्क में तो रहता ही है
हम जिस भी वातावरण में, जितनी एरिया में हम रहते हैं, उसके हिसाब से तो रहते ही है। जैसा जो भी परिवर्तन आया शरीर भी बदलता है, नहीं परिवर्तन आया तो शरीर वैसा ही रहता है और उसके संपर्क में रहता है, आसपास के वातावरण के संपर्क में रहता है। यह पोषक तत्व, ऑक्सीजन और संवेदी जानकारी लेता है। तो हम खाना खाते हैं या हम बाहर घूमने जाते हैं, बाहर टहलते हैं, सुबह सुबह स्वस्थ वायु में टहलते हैं, तो शरीर को जो भी रिक्वायर होती है वो चीज़ों को शरीर में प्रवेश करते रहता है। ऑक्सीजन है, इसके माध्यम से पोषक तत्व लेता रहता है। खाना खाते हैं, अपने हिसाब से शरीर को जो भी रिक्वायर है वो अपने हिसाब से चीज़ों को एब्जॉर्ब कर लेता है, पोषक तत्व को एब्जॉर्ब कर लेता है। संवेदी जानकारी लेता है और बेकार पदार्थों को बाहर निकाल देता है। संवेदी, सेंसरी इंफॉर्मेशन, ये गर्म है, ये ठंडा है, ये तीखा है, ये खट्टा है, ये मीठा है, मतलब इंद्रियों के माध्यम से जो भी हमारे सेंस ऑर्गन हैं उनके माध्यम से जो भी जानकारी मिलती है, जो भी महसूस करते हैं, ऑर्गन्स के माध्यम से जो भी महसूस करता है हमारा शरीर, वो इन्फॉर्मेशन ब्रेन में, माइंड में इकट्ठी होती रहती है, स्टोर होती रहती है। तो क्या करता है, शरीर लगातार अपने आसपास के माहौल के संपर्क में रहता है, पोषक तत्व एब्जॉर्ब करता है, ऑक्सीजन को ग्रहण करता है, संवेदी जानकारी लेता रहता है, और जो भी बेकार पदार्थ हैं, जो भी शरीर में काम ना आने वाले पदार्थ हैं, जिनका हमारे शरीर में कार्य नहीं है, उनको बाहर निकालता रहता है, उनको बाहर हटाता रहता है। एक्सक्रीटरी सिस्टम के माध्यम से ऑक्सीजन के, कार्बन डाइऑक्साइड के द्वारा, यूरिन के द्वारा, स्टूल के द्वारा, गैसेस के द्वारा चीज़ों को बाहर निकालता रहता है, ताकि शरीर स्वस्थ रहे, हमारे स्वास्थ्य को मेंटेन बनाए रखता है। द बॉडी इज करेक्टराइज्ड बाई, शरीर की विशेषताएं इस प्रकार हैं: ऑर्गेनाइजेशन एंड स्ट्रक्चर कॉम्प्लेक्सिटी, संगठन और संरचनात्मक जटिलता। तो हमारा शरीर क्या है, एक संगठन है, तमाम तरह के ऑर्गन्स का, तमाम तरह के सिस्टम का, तमाम तरह के सेल का एक क्या है, संगठन है, जो मिलके काम करता है। हमारा शरीर मिलके काम करता है और एक स्ट्रक्चर इसको प्रदान है, स्ट्रक्चर बना हुआ है, इसकी संरचना बनी हुई है, जो कॉम्प्लेक्सिटी है, मतलब इस पे अभी भी शरीर पे रिसर्च चल ही रहे हैं, पूरी तरह से अभी भी समझा नहीं गया है शरीर को। कंटिन्यूस ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, लगातार वृद्धि और विकास होता रहता है। ग्रोथ, डेवलपमेंट, उसके ग्रोथ मतलब अंदर चीज़ें बनती रहती हैं, बिगड़ती रहती हैं, कभी कोई सेल टूटा, कभी कोई मसल्स टूटी, कभी सेल बन गया, कभी मसल्स बन गई। विकास, शरीर का स्ट्रक्चर, उसका ढांचा बन गया। तो विकास और वृद्धि शरीर में लगातार चलती रहती है। विकास कुछ समय बाद रुक सकता है, लेकिन वृद्धि, ग्रोथ हमेशा चलती रहती है। सेल्फ रेगुलेशन थ्रू होम्योस्टेसिस, होम्योस्टेसिस बनाए रखने के लिए, होम्योस्टेसिस के माध्यम से खुद को नियंत्रित करता है, यानी संतुलन बनाए रखने की प्रक्रिया। होम्योस्टेसिस क्या है, संतुलन, टेम्परेचर, शरीर आपस में, ऑर्गन आपस में मिलकर काम करें, टेम्परेचर मेंटेन रहे, सर्कुलेशन चलता रहे, ये सारी चीज़ें क्या हैं, ये होम्योस्टेसिस के अंतर्गत आ जाती हैं। तो ये होम्योस्टेसिस बना रहे, तो होम्योस्टेसिस के माध्यम से खुद को नियंत्रित रखता है शरीर, खुद को कंट्रोल रखता है। सेल्फ हीलिंग एंड टिश्यू रिपेयर, खुद को ठीक करना और ऊतकों की मरम्मत करना। सेल्फ हीलिंग हमारे शरीर में होती है, शरीर खुद को ठीक करता रहता है। सेल्फ हीलिंग, जैसे मान लीजिए हमको तो हमारे शरीर के अंदर पता भी नहीं चलता है कितने सेल टूटे, कितने बने, और शरीर काम करता रहता है। कई बार ऐसा भी छोटी मोटी चोट लग जाती है,
घाव हो जाता है, हम उसकी तरफ ध्यान भी नहीं देते हैं और वो अपने आप भर जाता है। ये क्या है? ये हमारी बॉडी की कैपेबिलिटी है, ये हमारी बॉडी की ये कहें खासियत है कि वो खुद को हील कर लेती है, खुद की मरम्मत कर लेती है। सेल्फ हीलिंग की इसमें पावर है। अडेप्टेबिलिटी टू इन्वायरमेंट चेंजेस, माहौल में बदलाव के अनुसार ढलने की क्षमता, यानी जैसा माहौल वैसा शरीर ढल जाता है। जैसा कि अभी बात की थी हम लोग ऋतुओं की, जैसी ऋतु आती है वैसी ऋतु में शरीर ढल जाता है। जैसे माहौल में ज़्यादा ठंडा गर्म बरसात बर्फ़बारी में पहाड़ी क्षेत्र में चले गए, बहुत ज़्यादा अलग अलग देशों में चले गए, अलग जगह वातावरण में चले गए, उस हिसाब से ढल जाता है। कोऑर्डिनेशन अमॉन्ग वेरियस ऑर्गन सिस्टम, अलग अलग ऑर्गन्स के सिस्टम के बीच तालमेल। तो हमारे शरीर में लगभग 11-12 सिस्टम है। नर्वस सिस्टम है, पाचन तंत्र है, सर्कुलेटरी सिस्टम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है और एक्सक्रीटरी सिस्टम है, इंटेगुमेंट्री सिस्टम है, क्या बोलते हैं, बोन स्ट्रक्चर सिस्टम है। इस तरह से लगभग 10-11 सिस्टम हैं। उसमें अलग अलग ऑर्गन है। जैसे पाचन तंत्र में आपके अलग अलग ऑर्गन हैं, लीवर है, आपका पेंक्रियाज भी आता है, उसमें गॉल ब्लैडर भी आता है, इंटेस्टाइन भी आती है। उसी तरह से एक्सक्रीटरी सिस्टम में आपका किडनी हो गई, आपका एनस हो गया, इंटेस्टाइन हो गई, ये सब एक्सक्रीटरी सिस्टम। यूरिनरी ब्लैडर हो गया आपका, और आपका पेनिस या वेजाइना हो गया, ये सब एक्सक्रीटरी सिस्टम के पार्ट हो गए। और सर्कुलेटरी सिस्टम में आपकी हार्ट है, आपकी वेंस हैं, आर्टरी हैं, लंग्स भी कहीं ना कहीं सर्कुलेटरी सिस्टम में, और रेस्पिरेटरी सिस्टम में लंग्स आ गए, आपके सेल आ गए, ये सब रेस्पिरेशन करते हैं। तो ये अलग अलग सिस्टम हैं, अलग अलग ऑर्गन हैं, लेकिन एक साथ मिलकर काम करते हैं। बेशक काम अलग है लेकिन करते एक साथ हैं। अगर मान लीजिए पाचन तंत्र अलग अलग काम करता, वो कहता कि नहीं अभी आप खाना खा लो लेकिन हम बाद में पचाएंगे। अब वो ये बोले कि हम बाद में पचाएंगे, तब अब कुछ वेस्ट मटेरियल बनेगा ही नहीं, तो किडनी क्या बाहर निकालेगी? या जब खाना खा लिया, खाना पचेगा ही नहीं, तो फिर ब्लड कैसे बनेगा शरीर में? शरीर को न्यूट्रिएंट्स कहाँ से मिलेंगे? शरीर को न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलेंगे, ब्लड नहीं बनेगा, तो आगे प्रक्रिया और कैसे होगी? शरीर का ग्रोथ डेवलपमेंट कैसे होगा? अब ग्रोथ डेवलपमेंट नहीं होगा। अब मान लीजिए ऑक्सीजन शरीर में नहीं गई रेस्पिरेटरी सिस्टम के माध्यम से, अब एनर्जी नहीं बनेगी। अब एनर्जी नहीं बनेगी, अब कोई प्रक्रिया हो ही नहीं रही, तो अब वेस्ट मटेरियल नहीं बनेंगे बॉडी में। जब वेस्ट मटेरियल जो शरीर में रहने लायक तत्व नहीं है, वो जब नहीं बनेंगे, तब क्या होगा? अब उनको शरीर बाहर निकालेगा। शरीर बाहर क्या निकालेगा? जब वेस्ट मटेरियल बनेगा ही नहीं, तब शरीर क्या बाहर निकालेगा? तो बेशक अलग अलग ऑर्गन हैं, अलग अलग सिस्टम हैं, लेकिन सब मिलके एक साथ काम करते हैं। इनके बीच आपस में संतुलन है, सामंजस्य है, कोऑर्डिनेशन है। दीज कैरेक्टरिस्टिक मेक द बॉडी अ डायनेमिक एंड इंटेलिजेंट लिविंग ऑर्गेनिज्म रेदर देन अ सिंपल मैकेनिकल स्ट्रक्चर। ये विशेषताएं शरीर को एक साधारण मशीनी ढांचे के बजाय एक गतिशील और बुद्धिमान जीवित जीव बनाती हैं। तो ये जो शरीर की विशेषताएं हैं, ये मशीन के ढांचे के बजाय, मतलब ये कोई मशीन नहीं है। हमारा शरीर खैर साइंस की दृष्टि में तो एक मशीन ही है, वो प्रयोग करती रहती है। लेकिन यदि हम स्पिरिचुअल वे में या हम साइंटिफिक नहीं, स्पिरिचुअल वे में या रिलीजियस वे में यदि देखें, तो शरीर कोई एक मशीन का ढांचा नहीं है। शरीर क्या है? एक स्ट्रक्चर है। वो कैसा स्ट्रक्चर है? उसमें इमोशंस हैं, उसमें गतिशीलता है, उसमें बुद्धिमानी है, उसमें इंटेलिजेंस है, उसका एक अपना अलग मैकेनिज्म है, और एक जीवित सेल है, जीवित प्राणी है शरीर। प्राणी तो खैर प्राण उसमें आ जाएंगे, लेकिन शरीर अपना एक अपना खुद का पूरा स्ट्रक्चर है।
पूरा एक उसका खाका है, ठीक है। फिलोसफिकल व्यू ऑफ द बॉडी, तो इसको हम लोग आगे पढ़ेंगे अगली क्लास में। आज के क्लास को हम लोग यहीं तक रखते हैं, ठीक है क्लास, ओके।